इस बार का चुनाव पिछले दो चुनावों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहली बार बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के सामने 2 दर्जन से ज्यादा दलों वाला इंडिया गठबंधन खड़ा है। रणनीति के तहत किसी भी चेहरे को प्रधानमंत्री के तौर पर आगे नहीं किया गया, ताकि हर दल के वोटर के दिल में उम्मीद जगी रहे और वोटों के बिखराव को रोका जा सके। यहीं से बीजेपी की चुनौती बढ़ गई। सवाल उठ रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन ओबीसी के मुद्दे को इसी तरह धार देता रहा तो बीजेपी क्या करेगी। इस सवाल को लेकर मैंने बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से भी बात की। उनकी बातों से लगा कि इंडिया गठबंधन के इस दांव को पस्त करने की तैयारी बहुत पहले से शुरू की जा चुकी है। विपक्ष के जाति वाली राजनीति के जवाब में बीजेपी ने 3 हथियार तैयार किए हैं। इन तीनों के बारे में मैं आपको एक एक कर बताता हूं। पहला है राम मंदिर, दूसरा है कॉमन सिविल कोड यूसीसी जिसे हम कहते हैं, और तीसरा है आदिवासी समाज। ये बीजेपी के वो 3 हथियार हैं जो अगर काम आ गए तो 2024 के चुनाव में मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बेहद आसान है। इन 3 मुद्दों पर बीजेपी कैसे काम कर रही है, अब मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करता हूं कुछ आंकड़ों के जरिए। सबसे पहले बात राम मंदिर की करेंगे। धर्म से जुड़ा मुद्दा वैसे तो हमेशा बीजेपी के लिए राजनीतिक हथियार होता है, लेकिन इस बार मौका खास होगा। जब देश में लोकसभा चुनाव के माहौल में देश ढल रहा होगा, उस वक्त अयोध्या में हर रोज श्रद्धालुओं के आंकड़ों में इजाफा हो रहा होगा। बीजेपी के नेता उन दिनों आने वाली तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे। इसकी झलक अभी से ही दिखाई और सुनाई दे रही है। 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में थे। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। और भाई, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा, वो कहते थे, भाजपा वाले कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक काशी में काशी विश्वनाथ धाम क्या एक कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या राम मंदिर के निर्माण का कार्य कांग्रेस कर पाते? क्या भाइयों बहनों, जब इनको एक कर ही नहीं पाना है, हमारी आस्था को सम्मान नहीं दे पाना है, विकास नहीं कर पाना है, तो हम इनको चुने ही क्यों? कांग्रेस एक बोझा बन चुकी है, अपने आप में बोझा बन चुकी है। तो ये तो बात हुई राम मंदिर की। राम मंदिर के बाद बीजेपी का दूसरा हथियार है कॉमन सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। बीजेपी के लिए यह एजेंडा पुराना नहीं है। पिछले तमाम घोषणा पत्रों में इसका जिक्र होता रहा, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। जैसा राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ चुकी है, उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड का टेम्पलेट भी तैयार हो चुका है। बहुत जल्द उत्तराखंड में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट पटल पर रखी जा सकती है और हो सकता है जल्द से कॉमन सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू भी कर दिया जाए। हमने पहले से ही कहा है कि जैसे ही हमको यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिल जाएगा और उनका ड्राफ्ट अंतिम चरण में है, वैसे ही हम उसमें बिना देर किए जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करेंगे कि आगे की सारी कार्रवाई संपन्न हो। यूसीसी का मसौदा देश के सामने रखिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर गुमराह मत कीजिए भारतीय जनता पार्टी वालों, पाप लगेगा। हम यूसीसी पर चर्चा करने के लिए पहले मसौदा तो आए, तभी चर्चा होगी। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को असली जामा भले अभी उत्तराखंड में पहनाया जा रहा है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव आते आते इसका दायरा बढ़ सकता है। यूपी समेत दूसरे बीजेपी शासित राज्य भी इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि केंद्र सरकार इस मोर्चे पर कोई बड़ा फैसला ले ले, और यही फैसला 2024 के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बीजेपी ने बहुत ही सोच समझ करके बहुत ही सटीक टाइमिंग के साथ में कॉमन सिविल कोड का दांव चल दिया है। हमारे पास इस बात की पक्की जानकारी है कि 2024 की बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है उसमें ये दांव मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, और साथ ही जो विपक्ष का जाति जनगणना का अस्त्र है उसके सामने बीजेपी इस दांव का ब्रह्मास्त्र की तरह से इस्तेमाल करने जा रही है।
तो कॉमन सिविल कोड को चुनावी ब्रह्मास्त्र क्यों कहा जा रहा है? उसकी कई वजह है। उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी के जिस मसौदे पर मुहर लगाने वाली है, उसमें हर जाति धर्म को एक सांचे में ढाला जाएगा। विवाह से लेकर तलाक तक और गोद लेने से लेकर जमीन जायदाद तक एक ही नियम लागू होंगे। यानी हिंदू हो या मुस्लिम, ईसाई हो या पारसी, हर धर्म के लिए एक कानून होगा। उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के जिस मसौदे को आगे बढ़ा रही है, उसकी 10 एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको दे देता हूं। पहली बड़ी बात, देखिए पहली बड़ी बात क्या होगी? सभी तरह के तलाक खत्म होंगे, सिर्फ जुडिशियल तलाक ही मान्य रहेंगे। पति पत्नी दोनों को तलाक का समान अधिकार मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, तलाक के एहसन और तलाक के हसन दोनों पर रोक लगेगी। तीसरी बड़ी बात, लिव इन रिलेशनशिप अगर कोई डिक्लेयर नहीं करता है तो उसे सजा मिलेगी। लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी मां बाप तक भी पहुंचाई जाएगी। चौथी बड़ी बात, बहुविवाह, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। पांचवी बड़ी बात, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ेगी। छठी बड़ी बात, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। सातवीं बड़ी बात, उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हक भी मिलेगा। आठवीं बड़ी बात, नौकरीशुदा बेटे की मौत पर मुआवजे में मां बाप को भी हिस्सा मिलेगा। और नौवीं बड़ी बात, पत्नी के पुनर्विवाह पर कंपनसेशन में मां बाप का भी हिस्सा होगा। 10वीं बड़ी बात, मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए गोद लेने की प्रक्रिया को आसान भी बनाया जाएगा। तो ये बड़ी बातें होंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र जब जब होता है, सियासी उफान हर बार आता है। विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी इस मुद्दे के सहारे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है और मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि उन्हें टारगेट किया जाता है। तो मोदी जी की सपना था सारे हिंदुओं को इकट्ठा करे और हिंदुत्व के नाम पे सारे हिंदुओं को गुमराह कर चुनाव में जीत हासिल करे। और हम लोग चाहते हैं कि जात गणना करके जातिगत गणना हो। मोदी जी को अच्छा नहीं लगते। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे मुल्क की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क डाइवर्सिटी में यूनिटी का कायल है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड न तो पहले मुल्क की ज़रूरत थी, न अब ज़रूरत है और न आगे ज़रूरत रहेगी। कहीं कॉमन सिविल कोड का सियासी विरोध है तो कहीं मामला धर्म से जुड़ा है। अभी तक मैंने आपको बीजेपी के 2 हथियारों के बारे में विस्तार से बताया। बात तीसरे राजनीतिक हथियार की, यह है आदिवासी वोट। इसका एक हिस्सा भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ जाता है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा तेज हुई थी, तब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने कहा था, यूसीसी आने से आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं पर हमला होगा। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में करीब 750 आदिवासी समुदाय हैं। जमीन आदिवासियों के जीवन के केंद्र में है। यूसीसी से उन्हें सबसे ज्यादा खतरा जमीन छिन जाने का था। उनके रीति रिवाज और इनकी जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों के जमाने से ही कुछ विशेष कानून लागू हैं। कई आदिवासी समूहों को डर है कि एक समान सिविल कोड को लागू करने से उनकी परंपराओं पर असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर मेरी बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से जब बात हुई और इशारा मिला कि आदिवासी समाज को यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से बाहर रखने का रास्ता लगभग खोज लिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से कई बार ऐसा इशारा भी दे दिया गया और पीएम मोदी आदिवासी वोट बैंक की अहमियत को भी समझते हैं। ऐसे में वो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज पीएम मध्य प्रदेश के बैतूल में थे। बैतूल में आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है। इस चुनावी सभा में उन्होंने आदिवासियों के हित की बात की। कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे। कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। कल जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासी समाज के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना भी केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है। पिछले कुछ समय से बीजेपी ने आदिवासी वोट पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की है। पिछले ही साल राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाकर इस वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की और अब पीएम मोदी
15 नवंबर को झारखंड में बिरसा मुंडा के गांव जाकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने वाले हैं। बीजेपी जानती है कि अगर वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी थी तो उसकी बड़ी वजह आदिवासी वोटर थे, लेकिन अब बीजेपी इस मोर्चे पर कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ने की रणनीति पर सीधे तौर पर काम कर रही है। तो यह बात थी यूसीसी और बीजेपी के 3 हथियारों की। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है। चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। बीजेपी ने जीत के लिए ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर में रोड शो किया। शाह ने जबलपुर शहर की पश्चिमी, उत्तर, मध्य और पूर्व की सीटों पर रोड शो किया। आपको बता दें कि तीनों सीटें बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनाव में हार गई थी। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने इन तीनों सीटों को जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है, जिसके तहत चुनाव के अंतिम दौर में उन्होंने रोड शो भी किया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अमित शाह के इस रोड शो में जिस तरह से जिन जिन इलाकों से इस रोड शो को गुजारा गया वो भी बड़ा गौर करने वाला था। यानी तमाम जो शहर के जो मेजर पॉइंट्स थे उन तमाम पॉइंट से होकर ये रोड शो गुजरा और अच्छी खासी तादाद में भीड़ भी उमड़ी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चैनलाइज किया गया, मोबिलाइज किया गया और एक लंबे अरसे से स्थानीय संगठन इस रोड शो की तैयारी कर रहा था। यानी देखिए, वजह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह के रोड शो के जरिए जो स्थानीय संगठन था, जो शायद कई जगह पर इस तरह की बात सामने आ रही थी कि स्थानीय संगठन उस तरह से चुनाव में नहीं डटा जैसे डटे होना चाहिए, लेकिन इस रोड शो ने बीजेपी के पूरे संगठन को, स्थानीय संगठन को भी एकजुट कर दिया और यही वजह रही कि अमित शाह के इस रोड शो में खासी भीड़ भी देखने को मिली। तुम्हारा ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से इस रोड शो में अच्छी खासी जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे वो भी जुटे और किस तरह से तस्वीर बदलने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो बहरहाल भारत की बात में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए गेम चेंजर बन सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।